तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था? पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल वो किस पे काम करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो वहाँ तक आप समझ गए होंगे। वो पार्ट 3 था, ये पार्ट 4 है। ठीक है, तो उसी वीडियो को आगे शुरू करते हुए ये आपका पार्ट 4। तो आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अपनी पढ़ाई प्रॉपर रूप से वीडियो को शुरू से देखते रहिए ताकि आपको हर चीज़ें आराम से समझ में आए। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो क्या करें, प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ट्रांसफार्मर के हैं, वहाँ से वो बारी बारी उसको देख सकते हैं। तो आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और हमारे साथ बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आराम से। ठीक है, तो उसी वीडियो को आगे चलते हुए अब हम पहुँचते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर का हमने देखा था वर्किंग प्रिंसिपल, वो किस पे काम करता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, यानी ट्रांसफार्मर जो बनता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो आपकी पहली चीज़ होती है वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर। अब देख लीजिए, पहले आप चित्र से देख लीजिए कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये आपका बगल में चित्र आ रहा होगा, ये ट्रांसफार्मर है। इसमें अलग अलग डिवाइसें लगी रहती हैं। उन अलग अलग डिवाइसों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो क्या है, ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, तो कोर हो गया। कोर क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, आपके परीक्षा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप बेसिकली क्या देख लीजिए, पहले ट्रांसफार्मर का आप कोर देख लीजिए। यह है ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर। कोर आपने देख लिया ट्रांसफार्मर का, उसके बाद ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होती है, जिससे आप क्या करते हो, देखिए जिससे आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल सर्किट के करंट को फ्लो कराते हो, वो क्या होती है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है। तो आप ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग देख लीजिए, ये है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, आपको इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने में काम में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। दो तो हो गया, एक ट्रांसफार्मर का कोर हो गया, दूसरा यहाँ लिखते भी चलते हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन पहला जो है आपका वो है, क्या है आपका, ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर। तो ट्रांसफार्मर कोर आपको बता ही दिए। नेक्स्ट लेके चलते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। दूसरे में जो है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, दूसरे में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट से, जैसे यहां आपको ड्रॉ भी करके बता देते हैं, ये है आपका ट्रांसफार्मर का कोर। ठीक है, तो इसके लिंब पे जो वाइंडिंग लपेटी जाती है वही क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, यानी ये जो चीज़ है
वो क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, क्या कहलाती है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। इसके बारे में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग उपयोग करना चाहिए, वाइंडिंग के क्या पर्पस है, वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है, और इसके एडवांटेज क्या होते हैं और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको चित्र के माध्यम से और इससे भी हमने समझा दिया ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट लेके चलते हैं हम लोग आपका, यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर हो गया, वाइंडिंग हो गई। उसके बाद आता है आपका तीसरा जो है टैंक, मतलब ट्रांसफार्म, तीसरा आ गया ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, ट्रांसफार्मर टैंक। अब देखिए क्या होता है, कोर को किसी मतलब जो कोर होती है और वाइंडिंग होती है उसको वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए टैंक का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है उसके बारे में हम जानेंगे। उस टैंक में क्या किस पर्पस से बनाया जाता है, उसमें किस ऑयल का उपयोग किया जाता है, क्या चीज़ होती है टैंक, वो चीज़ हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका ट्रांसफार्मर टैंक। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का टैंक। ठीक है, समझ गए होंगे, आगे विस्तार में अभी लिखवाएंगे। अभी आप ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए कौन कौन सी चीजें होती हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है इसका, देखिए ट्रांसफार्मर का ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल। ठीक है, उसके बाद पांचवी जो चीज है वो आ जाता है आपका कंजर्वेटर और ब्रीदर। कंजर्वेटर और ब्रीदर। ठीक है, कंजर्वेटर और ब्रीदर। तो आप कंजर्वेटर और ब्रीदर का चित्र देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये होता है कंजर्वेटर और ब्रीडर, इसका क्या उपयोग होता है अभी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, तो आप छठवां देख लीजिए, छठवां क्या होता है, छठवां इसमें होता है बूसिंग। क्या उपयोग होता है, बूसिंग। ठीक है, छठवां इसमें चीज जो उपयोग होती है बूसिंग। और सातवीं जो चीज उपयोग होती है वो है रेडिएटर। ठीक है, या रेडिएटर। ठीक है, ये मेन जो चीज है, ये सातों चीज एक ट्रांसफार्मर को बनाने में क्या करती है, उपयोग होती है। आपको अगर एक ट्रांसफार्मर को बनाना है तो आपको बेसिकली इन चीज़ों की क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अगर एक ट्रांसफार्मर को कंस्ट्रक्ट करना है यानी बनाना है तो आपको क्या ज़रूरत होगी, ट्रांसफार्मर का कोर होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होगी, ट्रांसफार्मर का टैंक होगा, ट्रांसफार्मर का ऑयल होगा। ठीक है, कंजर्वेटर और ब्रीदर होगा, उसमें बूसिंग होगी और रेडिएटर होगा। ये 7 चीजें आपको मेनली उसमें जरूरत होती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं। ठीक है, अब हम इन चीजों को बारी बारी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं किसको, ट्रांसफार्मर के कोर को। किसको लेके चलते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर को हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के कोर को लेके चलते हैं।
ट्रांसफार्मर कोर। ठीक है, तो देखिए जब भी हम ट्रांसफार्मर के कोर की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का कोर बेसिकली क्यों उपयोग में आता है, ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो आपका मेनली क्या पर्पस होता है कि जो फ्लक्स है, ठीक है, उसको क्या करे, एक रास्ता प्रदान करे, यानी पाथ यानी रूट यानी रास्ता उसको प्रदान करे, फ्लक्स को बहने के लिए क्या करे, एक रास्ता प्रदान करे। यही काम मेनली क्या होता है, कोर का होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे ये कोई, ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर आपका शेप है, तो इसमें आपको कोई कहेगा अगर बाइक चलाने के लिए तो आप फ्रीली क्या कर सकते हो, ऐसे 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 बाइक चला सकते हो। इसमें फ्रीली आप ऐसे ऐसे बाइक चला सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको रोक नहीं है। या कहा जाए कि इसमें अगर फ्लक्स को बहने के लिए कह दिया जाए तो ये क्या करेगा, किधर भी बहेगा, इसका कोई रूट नहीं होगा। लेकिन जो आपका कोर होता है वो क्या होता है, वो आपका इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अगर आपको अगर बाइक चलाना पड़े, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक रोड के थ्रू ऐसे चलाओगे बाइक को क्या करोगे, आप एक रोड के थ्रू ऐसे चलाओगे। तो आपको ये क्या कर रहा है, एक पाथ प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, कि आप इस पाथ के थ्रू क्या करोगे, चलोगे। तो मेन जो कोर का काम होता है वो क्या करता है, इसी तरह ये फ्लक्स को क्या करता है, एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी ये क्या करता है, एक सुटेबल पाथ क्या करता है, फ्लक्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोर जो होता है वो एक सुटेबल पाथ प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, कोर की जो परमेबिलिटी होती है, यानी परमेबिलिटी जो कोर की होती है वो बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हम कोर के लिए ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसकी क्या हो, परमेबिलिटी बहुत हाई हो। तो आप जानते हो कि आपको एक फार्मूला लिखवाए थे, वो क्या था, एस यानी रिलक्टेंस बराबर क्या लिखा था, 1/μ, ठीक है, L/A। ठीक है, तो यहां से देखिए जब जिसकी भी परमेबिलिटी हाई रहेगी उसका रिलक्टेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। यानी हमको जब जो कोर चाहिए उसकी परमेबिलिटी हाई करेंगे तो उसका रिलक्टेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कोर होगा वो क्या रहेगा, हाई परमेबिलिटी का रहेगा। ठीक है, और लो रिलक्टेंस रहेगा। ठीक है, ये जो कोर रहेगा वो हाई परमेबिलिटी का रहेगा और इसका जो रिलक्टेंस रहेगा वो लो रहेगा। तो इस कोर को क्या होगा, एक रास्ता प्रदान होगा और ये आराम से क्या करेगा, उसमें फ्लो करेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आया। और इसमें हम ऐसे मटेरियल का कोर यूज करते हैं जो क्या हो, हाई परमेबिलिटी का हो। तो ऐसा मटेरियल आपका क्या होता है, स्टील। ठीक है, ऐसा मटेरियल क्या होता है, स्टील। तो क्या होता है, स्टील की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या किए, कोर तो क्या किए, स्टील का उपयोग कर दिए जिसकी परमेबिलिटी बहुत हाई होती है। ठीक है, अब देखिए परमेबिलिटी हाई होने के बाद ये स्टील का उपयोग करते ही हमको एक समस्या और उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हम इसको उपयोग करते हैं हमारे साथ एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसका रिलक्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो देखिए अब क्या होता है कि आप जैसे ये कोर है, ये कोर है, ठीक है, और ये
वाइंडिंग लगी है, ठीक है, ये वाइंडिंग लगी है कोर पे। तो इस वाइंडिंग से क्या होता है, करंट फ्लो करता है इस वाइंडिंग से भी, और इस वाइंडिंग से भी क्या करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है, दोनों वाइंडिंग से करंट फ्लो करता है। तो कहीं ना कहीं ये लो रिलक्टेंस होने के कारण इस वाइंडिंग के कोर में एक क्या होती है, सर्कुलेटिंग करंट क्या होती है, फ्लो होना शुरू हो जाती है। यानी इस वाइंडिंग के कोर में क्या होती है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है, और इस सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडी करंट, ठीक है। इस सर्कुलेटिंग करंट को हम क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। तो ये लो रिलक्टेंस के कारण इसमें क्या होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो जाता है जिसको हम ईडी करंट कहते हैं, और यही ईडी करंट के चलते क्या होता है, आपका ईडी करंट लॉसेस होता है, ठीक है। तो इस ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टील जो यूज करते हैं, ठीक है, स्टील जो यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, सिलिकॉन को ऐड कर देते हैं, और वो भी सिलिकॉन कितना ऐड करते हैं, 4 to 5%, ठीक है, 4 to 5% सिलिकॉन को यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो इसकी रिलक्टेंस है उसको क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है, और ईडी करंट क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है। यानी ईडी करंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का उपयोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको, सिलिकॉन का उपयोग इसमें करते हैं इसके कोर में, ठीक है। कोर के जब कोर को हम बनाते हैं तो सिलिकॉन मटेरियल यानी सिलिकॉन स्टील का उपयोग करते हैं, जिसमें सिलिकॉन कितना रहता है, 4 to 5%। अब देखिए ये तो हो गया ईडी करंट लॉसेस को कम करता है, ठीक है। दूसरा देखिए जो होता है इसमें वो क्या करता है, आप पढ़े होंगे, आपको हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला पता होगा, KH, ठीक है, F इंटू बी मैक्स, ठीक है, यहाँ पे होता है X, ठीक है। ये जो X होता है वो आपका क्या होता है, स्टेकमेंट कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्टेकमेंट कांस्टेंट का मतलब होता है इस x की वैल्यू कितनी होती है, ये जो x है वो क्या है, स्टेटमेंट कांस्टेंट है। तो इस x की वैल्यू कितनी होती है, 1.6, ठीक है। ये किसके लिए होती है, सिलिकॉन के लिए 1.6 होती है, और जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.5 से इतनी होती है 2.5 तक होती है इस x की वैल्यू। तो इसमें जनरली जो सिलिकॉन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 होती है। इसलिए बेसिकली ये क्या होता है, आपका हिस्टेरिसिस लॉस भी कम करने में काम में आता है। यानी इससे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन अगर स्टील में ऐड कर देते हैं तो ईडी करंट लॉस तो कम होता ही है, साथ साथ आपका क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉसेस भी कम होता है, ठीक है। तो समझ में आया इतनी चीजें, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसी चीजों को लिखवा देते हैं आपको। इसी चीजों को लिखवा दें ताकि आप नोट, इन चीजों को आप एक कॉपी बनाकर उसमें नोट करते चलिए, ताकि आपको इन फ्यूचर अगर देखना पड़े या पढ़ना पड़े तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसमें, ठीक है, द कोर, ठीक है, द कोर
द कोर प्रोवाइड मिनिमम, ठीक है, मिनिमम रिलक्टेंस पार्ट, ठीक है, मिनिमम रिलक्टेंस पार्ट टू मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, जो आपको बात बताया है वहां पे कि कोर क्या करता है, मिनिमम रिलक्टेंस पाथ क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा जो है आपका वो देखिए, दूसरा काम इसका क्या है, ठीक है, कोर इज मेड ऑफ, ठीक है, कोर इज मेड ऑफ, ठीक है, CRGO, अभी आगे पढ़ाएंगे CRGO, ठीक है, इसको कहते हैं कोल्ड रोल्ड, ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट, ठीक है, यानी कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंट, इसका फुल फॉर्म है कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंट। ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, कोर में यूज करते हैं, ठीक है। कोल्ड रोल गोल्ड ओरिएंट कोर इज मेड ऑफ CRGO, सिलिकॉन स्टील, ठीक है। अगर आपको कहीं पेपर में आता है कि कोर किसका बना होता है, अगर ऑप्शन में सिलिकॉन स्टील आता है तो वो आप ऑप्शन सही करोगे, अगर वहां आता है CRGO सिलिकॉन स्टील तो वो भी आप सही करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं देगा कि जहां CRGO देगा वहां पे सिलिकॉन स्टील ना दे, या सिलिकॉन स्टील अगर नहीं भी देता है तो CRGO रहेगा या तो सिलिकॉन स्टील रहेगा, उसको आप करेक्ट करके आओगे, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट जो आपको बताया है, वी एड, ठीक है, वी एड 4 to 5%, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन इन स्टील, इन द स्टील, ठीक है, which increase it, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, which increase resistance, so that ED current loss या ED current and ED current loss, ठीक है, ED current loss is reduced, ठीक है। तो क्या होता है, वी एडेड 4 to 5% सिलिकॉन स्टील, यानी सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, स्टील में सिलिकॉन का 4 से 5% ऐड करते हैं, इंक्रीज टू रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, और वो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, ईडी करंट लॉसेस कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, ईडी करंट को कम या खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन स्टील में, और स्टील में सिलिकॉन की मात्रा बहुत ज्यादा मिला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, 4 से 5% ही मिला रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा सिलिकॉन और स्टील में अगर सिलिकॉन मिला देंगे तो जो कोर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी मैकेनिकल पावर जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा, और कोर कहीं से भी क्या होगा, बैंड हो जाएगा, ठीक है।
तो हम इसीलिए क्या करते हैं, 4 से 5% ही आपका क्या करते हैं, स्टील में सिलिकॉन को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए चौथे नंबर डाल के, वी कैन नॉट, ठीक है, ऐड मोर देन, ठीक है, मोर देन 4 to 5%, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन, अदरवाइज, ठीक है, कोर इज बिकम ब्रिटल, यानी कमजोर, ठीक है, यानी मैकेनिकली वीक, ठीक है, यानी कोर क्या हो जाएगा, मैकेनिकली वीक हो जाएगा अगर हम क्या करेंगे, 4 से 5% से अधिक अगर सिलिकॉन उसमें ऐड कर देते हैं। तो कोर के बारे में ये चीजें पता चली आपको। ठीक है, इसमें अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपका आएगा CRGO जो प्रोसेस है वो अभी आपका आगे आएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर तक। अभी आपको बताया कि आपका हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होता है, वो किससे, स्टेकमेंट कांस्टेंट जो होता है वो सिलिकॉन का कितना होता है, 1.6 होता है, और अदर केस में 1.5 से लेके 2.5 तक होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन स्टील का बहुत कम होता है यहाँ पे, इसलिए क्या होता है, हिस्टेरेसिस लूप, यहाँ पे हिस्टेरेसिस जो लॉसेज होता है कोर के अंदर, आप अगर सिलिकॉन को यूज करते हो वो भी क्या हो जाता है, अल्टीमेटली कम हो जाता है। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं, द स्टेकमेंट कांस्टेंट ठीक है, द स्टेकमेंट कांस्टेंट एक्स ऑफ, ठीक है, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील इज 1.6, ठीक है, सो इट आल्सो रिड्यूस, ठीक है, so it also reduce to ED current, so is also reduce to hysteresis loss। ठीक है, वहां पे आपको बताए थे, यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, pH बराबर KH F BM इंटू
x, और यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो कितना है, सिलिकॉन के लिए 1.6 सिलिकॉन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे आपका क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस भी आपका क्या होता है, कम होता है। अगर आपको एग्जाम के पेपर में हिस्टेरिसिस लॉस और आपका अगर कोर लॉस आपका साथ में आता है, दोनों अगर साथ में रहता है, तो आप क्या करोगे, दोनों को लगा के आओगे। अगर कोर में आपका सिलिकॉन से बोलता है, अगर क्या कम होता है, अगर वहां पे आपका अगर ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉसेस अलग अलग दिए हैं, तो बेसिकली आप ईडी करंट लॉसेस को ट्रैक करके आओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका 6वां पॉइंट इसमें लिखेंगे, वो क्या होगा, टू रिड्यूस द ईडी करंट, टू रिड्यूस the एडी करंट। ठीक है, टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस वी यूज, ठीक है, लेमिनेटेड लेमिनेटेड, ठीक है, SI यानी सिलिकॉन स्टील। ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन, ठीक है, स्टील शीट। ठीक है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील ऑफ थिकनेस, ठीक है, ऑफ थिकनेस 0.35। ठीक है, ये किसके लिए है, 50 हर्ट्ज के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए है। ठीक है, और ऐसे जनरली आप क्या कर सकते हो, 0.3 से 0.5 तक, यानी इतने mm का, यहाँ पे 0.35 mm लिख दीजिएगा, 0.35 mm, इतने mm का आप क्या कर सकते हो, लेमिनेटेड क्या कर सकते हो, इस सीट को उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ईच सीट, ठीक है, ईच लेमिनेटेड ईच लेमिनेशन, ठीक है, ईच इलेक्ट्रिकली ईच लेमिनेशन इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेट। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर विथ, ठीक है, विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, विथ ठीक है, और आपका ये इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या होगा, वो होगा वार्निश। ठीक है, वार्निश होगा, उसके बाद चाइना क्ले, ठीक है, उसके बाद इम्प्रीगमेंट पेपर, इम्प्रीगमेंटेड पेपर, और उसके बाद जापान पेंट। ठीक है, जापान पेंट। तो बेसिकली आपका इतने चीजें उपयोग में होती हैं, वार्निश आपका इसमें ज्यादा उपयोग होता है। तो देखिए
टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेज वी यूज लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सीट। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपकी ये बुक है, ठीक है। तो देखिए ये बुक क्या है, ऐसे आप देखोगे तो आपको ये क्या हो रहा है, एक ठोस दिखाई दे रहा है, यानी आपको यहाँ पे ठोस दिखाई दे रहा है, ये सब एक साथ जुड़ा हुआ है तब। लेकिन जब हम इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए ये जो सीट है, ये मान लीजिए कोर की सीट है, ये सीट क्या रहेगी, सारी अलग अलग रहेगी। और ये सीट कितने mm की रहेगी, 0.35 mm की रहेगी। और इस सीटों के बीच में, यानी इन सीटों के बीच में आपका क्या रहेगा, वार्निश या आपका लेमिनेशन रहेगा, वो आइसोलेट रहेगा एक सीट से दूसरे सीट के बीच में। ठीक है, यानी इस सीट से इस सीट के बीच में इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, आइसोलेट रहेगा, और ये वार्निश के द्वारा आइसोलेट किया जाता है। तो आप देखिए जब ट्रांसफार्मर को आप देखते हो तो एक मोटा कोर देखते हो, और वो कोर किससे बना होता है, छोटी छोटी स्ट्रिपों से, यानी छोटी छोटी सीटों से, पतली पतली सीटों से मिलकर बना होता है। उन सीटों को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं और नट बोल्ट से क्या करते हैं, कस देते हैं। तो देखिए बेसिकली इसका फायदा क्या होता है कि आपका, हमको पहली चीज क्या होती है, एडी करंट लॉस कम हो जाता है, आपका एडी करंट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, देखिए इसके कैसे एडी करंट लॉस कम हो जाता है। आप एक फॉर्मूला जानते हो, R बराबर रो यल अपॉन ए। ठीक है, R बराबर रो यल अपॉन ए। तो एरिया को जब हम कम करते हैं, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को जब हम कम कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या किए, कम कर लिए, यानी 0.5 mm का थिकनेस कर लिए मोटाई, तो आपका एरिया कम हो गया, जिससे आपका क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और वो क्या हो गया, आपके ईडी करंट लॉसेस को कम कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली हम इसलिए आपका क्या करते हैं, इसको पतली पतली 0.3 mm की सीट यूज करते हैं, और प्रत्येक सीट क्या रहती है, इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या रहती है, इंसुलेट रहती है, जो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, आइसोलेट रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये चीजें होती हैं आपके कोर के अंदर, जो आपकी हिस्टेरेसिस लॉसेस को क्या करती है, कम करती हैं, या आपका ईडी करंट जो लॉस होता है उसको कम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसीलिए आपका उसमें पतली पतली ई प्रकार से और आई प्रकार से क्या करते हैं, आपका लेमिनेशन कोर जो होता है, ई प्रकार से और आई प्रकार से आपका जो बनावट होती है, यानी स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। अभी आगे आएगा तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे चले। अब देखिए, अभी हम आपसे बात कर रहे थे कि CRGO प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, जबकि आपको इसके इतना डिटेल में इसको नहीं जानना था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको डिटेल में बता दें ताकि आपको आगे परेशानी ना हो। तो देखिए CRGO एक प्रोसेस होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंट। ठीक है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट। तो जो ये आप गए होगे या आप देखे होगे कि ये जो मेटाबॉलिज्म यानी मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, दो प्रकार से होती है। एक हॉट रोल ग्रेड ओरिएंट होती है, एक कोल्ड रोल्ड ग्रेड ओरिएंट होती है। ठीक है, तो इसमें कोल्ड रोल्ड यानी CRGO प्रोसेस जो होता है, वो क्या होता है कि आपकी दो ऐसे रोलर रहती है। ठीक है, आपकी दो ऐसे रोलर रहती है। तो ये रोलर के बीच में
क्या किया जाता है, सीट को डाला जाता है। ठीक है, तो रोलर के बीच में जब सीट को डाला जाता है तो ये क्या करती है कि रोलर के घूमने की दिशा में ये क्या करती है, परमेबिलिटी को हाई कर देती है, यानी रिलेक्टेंस के मान को क्या करती है, कम कर देती है रोलर के घूमने की दिशा में। ठीक है, तो जब हम ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हैं तो वहां पे आपको पहले बता देते हैं CRGO प्रोसेस। ये देखिए, ये आपका कोई सीट है। ठीक है, ये आपका कोई सीट है, यहां पे आपका ये रोलर है। ठीक है, ये मानिए रोलर है, इसके नीचे का भाग नहीं बता रहा है। तो ऐसे दो रोलर रहता है, उसके बीच से क्या किया जाता है, सीट को निकाला जाता है। तो रोलर के घूमने की दिशा में यानी इस साइड में क्या करता है, ये परमेबिलिटी को क्या करता है, हाई कर देता है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रांसफार्मर का कोर बनाते हो तो आप कोर इस प्रकार से बनाते हो। ठीक है, कोर इस प्रकार से बनाते हो। तो ये जो यूज कर रहे हैं हम, ये जो स्ट्रिप, यानी आपको पता ही है कि अलग अलग सीट से ये मिलकर बना होता है ई और आई प्रकार के स्ट्रक्चर या एल प्रकार के स्ट्रक्चर से, एल आई प्रकार के स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि इसको इस साइड यानी इस साइड रोल कर दिया गया और इसकी परमेबिलिटी इधर को हाई कर दी गई। ठीक है, फिर इसको इस साइड रोल कर दिया गया, इसकी परमेबिलिटी इधर को हाई कर दी गई। इसको इस साइड रोल कर दिया गया, इसकी परमेबिलिटी इधर को हाई हो गई। इसको इस साइड रोल कर दिया गया, इसको परमेबिलिटी इधर की ओर हाई हो गई। ठीक है, तो ये परमेबिलिटी हाई होने से एक लो रिलक्टेंस का पाथ मिल जाता है और आपका जो फ्लक्स होता है वो इसी पाथ को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, ये होता है हमारा CRGO प्रोसेस। इसमें आप देखोगे ये आपका किसके लिए है, ट्रांसफार्मर के लिए है। आपका क्या होता है, अगर रोटेटिंग मशीन आप देखे होगे तो उसमें जो फ्लक्स का पाथ होता है वो रोटेटिंग इन नेचर होता है, यानी रोटेट करता है। तो उस प्रोसेस में मान लो ये है, तो हमको क्या होता है, इस प्रोसेस में CRGO प्रोसेस करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हर एक इंस्टेंट टाइम पे आप देख रहे हो कि फ्लक्स का पाथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी फ्लक्स का पाथ हर जगह क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो हमको इस प्रोसेस को करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये क्या होता है, सर्कुलर होता है और सर्कुलर में ये प्रोसेस को बनाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में ही क्या करते हैं, CRGO प्रोसेस को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये CRGO करने के बाद ये CRGO प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है, आपका आप कम एरिया का क्या होता है, हिस्टेरिसिस लूप बनता है। ये जब प्रोसेस कर देते हैं तो रिलक्टेंस को क्या हुआ, एक पाथ अच्छा प्रोवाइड हो गया, यानी फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड हो गया। तो अब ये क्या करता है कि कम एरिया का, यानी आपका कुछ इस प्रकार का क्या होता है, BH कर्व। ठीक है, BH कर्व मिलता है किसमें, BH कर्व मिलता है CRGO प्रोसेस में आपका, यानी कम एरिया का आपका क्या मिलता है, कम एरिया का तो BH कर्व मिलता है, जिससे आपका क्या होता है, BH कर्व यानी हिस्टेरिसिस लॉसेस भी इससे क्या होती हैं, कम हो जाती हैं। तो यही आपका क्या है, CRGO प्रोसेस है। आपका CRGO करने के बाद हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर BH कर्व एक कम एरिया का मिलता है, जिससे हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस भी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया, ये आपका CRGO प्रोसेस से होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो BH कर्व होता है वो हमारा अलग अलग मटेरियल के लिए कैसा मिलता है। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं।
तो जब हम अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए BH कर्व कैसा मिलता है और हमें कैसे आपका CRGO को उपयोग करना चाहिए। तो ये समझ में आया, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, BH कर्व को बना लेते हैं अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, ये आपका H है और ये आपका B है, आपको अच्छे से समझा चुके हैं। इसके बाद ये देखिए, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ये देखिए, ये हो गया कास्ट आयरन के लिए। ठीक है, उसके बाद कास्ट आयरन के लिए हो गया, ये कास्ट स्टील के लिए। ठीक है, उसके बाद माइल्ड स्टील के लिए और CRGO प्रोसेस करने के बाद, यानी CRGO स्टील के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये H के लिए, यानी इस H के वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स डेंसिटी को देख रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी को हम इस H वैल्यू के लिए देख रहे हैं। अब देखिए इस H वैल्यू के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, कास्ट आयरन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी फ्लक्स डेंसिटी इतनी आ रही है। ठीक है, कास्ट स्टील के लिए जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इतनी आ रही है, और माइल्ड स्टील के लिए जो आपकी फ्लक्स डेंसिटी है वो इतनी आ रही है, और CRGO के लिए इतनी आ रही है। ठीक है, तो सेम H पर, यानी सेम फील्ड इंटेंसिटी पर, यानी सेम फील्ड इंटेंसिटी पर जो फ्लक्स डेंसिटी का मान है वो देखिए कास्ट आयरन के लिए इतना आ रहा है। ठीक है, कास्ट स्टील के लिए इतना आ रहा है, यानी इतना आ रहा है, माइल्ड स्टील के लिए इतना आ रहा है, तथा CRGO प्रोसेस करने के बाद CRGO स्टील के लिए इतना आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या फायदा हो रहा है। देखिए जब आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे फाई बराबर, ठीक है, या आप पढ़े होगे फाई बराबर B इंटू A, यानी आप यहाँ देखे होगे B बराबर फाई अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, इस H के लिए जब कास्ट आयरन का B देखते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी का मान बहुत कम होता है। यानी ये मान लीजिए किसके लिए है, कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ बढ़ा के लिखते हैं। ठीक है, यहाँ A बराबर फाई अपॉन B कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो हम देखते हैं कास्ट आयरन के लिए, कास्ट आयरन। ठीक है, देखिए जब हम कास्ट आयरन के लिए देखते हैं तो सेम H पर हमको क्या मिल रहा है, कम फ्लक्स डेंसिटी मिल रहा है, जिससे देखिए फ्लक्स डेंसिटी अगर घटेगा तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली कास्ट आयरन के लिए। तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मान अगर बढ़ता है तो आपको ट्रांसफार्मर का जो साइज है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो ट्रांसफार्मर का जो कॉस्ट होता है या ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कास्ट आयरन के लिए। इसी तरह बेसिकली कास्ट स्टील के लिए और माइल्ड स्टील के लिए भी आपका क्या होगा, जो एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, यानी फ्लक्स डेंसिटी का मान उसमें कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम CRGO को यूज करते हैं
तो अब देखिए A बराबर फाई अपॉन बी, ठीक है। इसमें देखिए फ्लक्स डेंसिटी का मान ज़्यादा है सेम एच के लिए, और एरिया क्या होगा आपका बेसिकली कम हो जाएगा। ये किसके लिए है, सी आर जी ओ के लिए प्रोसेस है ये सी आर जी ओ स्टील के लिए प्रोसेस है। तो सी आर जी ओ करने के बाद हमारा क्या होता है, एरिया काफ़ी कम हो जाता है और कोर का साइज भी आपका क्या होता है, कम हो जाता है, और ये कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, CRGO प्रोसेस को यूज करते हैं यहाँ पे आपका एरिया कम करने के लिए। बाकी सब अगर आप यूज करते हो तो कॉस्ट आपका ट्रांसफार्मर का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिखिए 7वां नंबर जो पॉइंट होगा। सातवां नंबर जो पॉइंट है वो लिख लीजिए। 7वां नंबर का जो पॉइंट है उसको लिख लीजिए। ठीक है, CRGO, ठीक है, CRGO इज मेट्रोलॉजिकल ठीक है, मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस इन विच, ठीक है, इन विच कोल्ड रोल्ड या कोल्ड रोलिंग इज डन टू ठीक है, मेक सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील शीट, ठीक है, सिलिकॉन स्टील शीट। इट इंक्रीज permeability in the direction of rolling, ठीक है, यानी रोलिंग के डायरेक्शन में आपका ये क्या करता है, परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। आपको पहले ही बताया कि डायरेक्शन में रोलिंग में क्या करता है, ये परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, समझ में आया। अब लिखिए इसमें नेक्स्ट 8वां नंबर, CRGO, ठीक है, CRGO सिलिकॉन स्टील, ठीक है, सिलिकॉन स्टील हैज लोअर area of hysteresis loop, ठीक है, therefore ठीक है, therefore hysteresis loss
हिस्टेरिसिस loss is also reduce। ठीक है, तो क्या कर रहा है CRGO, सिलिकॉन स्टील प्रोसेस जो हम कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, हिस्टेरिसिस लूप का जो एरिया हो रहा है वो बहुत कम हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि सेम वैल्यू ऑफ H, ठीक है, फॉर सेम वैल्यू ऑफ H, ठीक है, the flux density of CRGO सिलिकॉन स्टील, ठीक है, इज मैक्सिमम। सो यहां देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से है, A बराबर π/B, यानी B जब बढ़ेगा तो A क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर is reduced, so ultimately core size is reduced, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम CRGO प्रोसेस जब करते हैं तो आपकी इतनी चीजें उसमें होती हैं, आपकी ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए, फ्लक्स डेंसिटी से आपका हाई होने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी हाई होने का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स डेंसिटी हाई होने का मतलब ये हुआ कि आपको कम एरिया में, यानी कम एरिया में फ्लक्स क्या कर सकता है, अपना पाथ पूरा कर सकता है। ठीक है, जैसे देखिए, ये आपका फ्लक्स है, ये आपकी फ्लक्स लाइन है। ठीक है, ये फ्लक्स लाइन है, ये कोर का एरिया है। ठीक है, ये इतना एरिया है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप CRGO यूज करते हो तो कोर का एरिया क्या होता है, कम हो जाता है और फ्लक्स डेंसिटी बढ़ जाता है। तो अब देखिए, ये जो फ्लक्स है वो यहां से ऐसे पास हो सकता है आराम से। ठीक है, जो फ्लक्स है वो ऐसे पास हो सकता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, फ्लक्स डेंसिटी की मान ज्यादा होती है, यानी इस कोर से क्या होगा, फ्लक्स आसानी से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इसकी फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या है, ज्यादा है, एरिया इसका कम हो जाएगा। तो CRGO प्रोसेस करने के बाद एक फायदा क्या, 3-4 फायदे इस तरह होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब आप क्या करते हो, कोर को यूज करते हो, यानी जो आप कोर यूज करते हो वो कैसे होता है। ठीक है, वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली आपका जो कोर होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी ठीक है,
आपका कोर मानिए ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पतली पतली सीट, यानी पतली पतली सीटों को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी पतली पतली सीटों को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। पतली पतली सीटों को ऐसे जोड़ा जाता है, ठीक है। तो आप एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को लेके चलिए, मान लीजिए इतने को दिखा रहा है हमें आपको, तो यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपकी पहली सीट है वो कितने mm की है, 0.35, ठीक है। ये आपकी मान लीजिए दूसरी सीट है, ठीक है, ये आपकी तीसरी सीट है, ठीक है। तो ये जो सीटें हैं उनके बीच क्या लगा रहता है, इंसुलेटर यहाँ पे लगा रहता है, या इंसुलेशन लगा रहता है, जो आपको बताई है, वार्निश होगा या चाइना क्ले होगा या आपका उसमें जापानी पेंट होगा या इम्प्रिगमेंट पेपर होगा, वो यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। यानी इसके बीच में एक इंसुलेशन लगा रहता है। ये सारे जो आपके सीट हैं 3.5 mm के, उसके बीच में क्या लगा रहता है, इंसुलेशन वार्निश लगा रहता है, इसलिए वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये आपका क्या है, सीट, ठीक है, सीट, और ये आपका क्या है, इसको आप लिख लीजिए इंसुलेशन, ठीक है। ये आपका है इंसुलेशन, ये आपका है सीट, ठीक है। तो प्रत्येक सीट के बीच में आपका इंसुलेशन लगा रहता है। तो ये जो इंसुलेशन है उससे आपका एक फैक्टर आता है, वो क्या फैक्टर आता है उसको भी नोट कर लीजिए, आपको कहीं वो काम आ जाएगा। वो होता है स्टॉकिंग फैक्टर, स्टैकिंग, ठीक है, स्टैकिंग फैक्टर। तो ये जो स्टैकिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, ऑफ कोर, ठीक है, बटा में ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, ठीक है। ये आपका ग्रॉस सेक्शन, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जो खाली आपका सीट जो है, जितनी सीटें हैं उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा नेट क्रॉस सेक्शन एरिया, और ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया आपका इंसुलेटर लेके या इंसुलेशन लेके जो एरिया आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये आपको कहीं बहुत जनरली आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं अगर आपको आ गया तो आप वहां इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको पता चल गया कि कैसे आपकी सीट और इंसुलेशन होती है, ठीक है। आगे चले, स्ट्रक्चर देख ले कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर देख ले, उसके बाद आपका ये कोर खत्म हो जाएगा आपके, उसके बाद वाइंडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो कोर के लिए देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है,
ठीक है। तो ये आपका एल टाइप हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें देखिए आप क्या करोगे, इसको अगर ऑड नंबर से करते हो, ठीक है, यानी 1, 3, 5, 7, ठीक है, तो दूसरा जो स्ट्रक्चर आप यूज करोगे वो किस प्रकार यूज करोगे, ठीक है, उसको देख लीजिए। वो आप इस प्रकार का यूज करोगे, ठीक है। वो आप इस प्रकार का यूज करोगे। तो इसको आप यूज कैसे करोगे, 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को, यानी इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, मान लो इस स्ट्रक्चर को ऐसे करके, ऐसे चौरगोना है, इसको आप बराबर बराबर यूज करते हो, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर बराबर मोटाई का यूज करते हो तो आप कितना भी इसको कस लो, लेकिन क्या होगा, इतना एयर गैप जरूर रह जाएगा, और एयर गैप से आपका क्या होगा, रिलक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि कोर के पाथ को हमको मिनिमम रिलक्टेंस रखना है, वही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर पहला स्ट्रिप हम ऐसा यूज कर लिए, उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, ऐसा यूज करते हैं, तो यहाँ देखिए ये जो है, यहाँ से इसका क्या हो रहा है, जो एयर गैप है वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो जा रहा है, ठीक है। तो एयर गैप को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इन स्ट्रिपों यानी एल टाइप स्ट्रक्चर जो है उसको इवन और ऑड नंबर में क्या करते हैं, यूज करते हैं इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया क्यों यूज करते हैं, आपका एयर गैप को कम करने के लिए। तो यहां लिख लीजिए सीट, ठीक है, एल स्ट्रक्चर, ठीक है, एल स्ट्रक्चर लेमिनेटर या लेमिनेशन, ठीक है। तो ये एल टाइप से है। इसी तरह आपका आई प्रकार से होता है। तो आई प्रकार से देख लीजिए कैसे होगा, ये कुछ आई प्रकार से स्ट्रक्चर आपका इस तरह रहता है। आई प्रकार से कुछ आपका इस तरह स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं, सारू को इस प्रकार यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एयर गैप इससे ज्यादा हो जाता है, इसलिए एल टाइप का आपका ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे लिख लीजिए आई, ठीक है, स्ट्रक्चर, आई स्ट्रक्चर लेमिनेशन, ठीक है, आई स्ट्रक्चर लेमिनेशन, ठीक है, ये भी आपका सीटी है, आई स्ट्रक्चर लेमिनेशन। तो इसको हम इस प्रकार से यूज करते हैं, एल टाइप और ई टाइप। इसी तरह हम क्या करते हैं, ई टाइप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उसमें बेसिकली एक ई होता है और आई होता है, वो हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए
आपका कितना भी पॉइंट है, 10 नंबर मान लीजिए होगा आपका। देखिए इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, इन कोर टाइप ट्रांसफार्मर जनरली वी यूज्ड, ठीक है, L and I laminated, ठीक है, लेमिनेशन एंड इन, ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है, वी यूज E and I टाइप या E टाइप, E टाइप स्ट्रक्चर, E और I भी यूज करते हैं, E एंड I लैमिनेटेड, ठीक है, लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ई टाइप बता देते हैं कैसे होता है। देखिए बेसिकली ये इस प्रकार से आपका होता है और यहाँ से आप क्या करते हो, आई प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें जोड़ देते हो, ठीक है। तो ऐसे जब हम जोड़ते जाते हैं तो एक सेल टाइप ट्रांसफार्मर का आगे आएगा, आपको उसमें बताया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हमको मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपके कोर जो है उसमें 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ें समझ में ना आए वो क्या करिए, आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, आप उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है। और आपको अभी कोर चला है आज के 1 घंटे के लेक्चर में, आई थिंक 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जो भी हुआ होगा, तो उसको विस्तार से आप पूरा देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और नहीं समझ में आती है आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को लेके आपसे, ठीक है। तो आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सपोर्ट करिए, तभी हम आगे आपको अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।